कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। बहुत ही खूबसूरत किंतु बहुत ही छोटा लेसन। ध्यान दीजिए जरा, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। प्यारे बच्चों, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। साथियों, यहाँ सबसे पहली चीज ये है कि आप अगर तरंग गति पढ़ रहे हैं तो तरंग गति में जितनी भी घटनाएं होती हैं या हो सकती है या संभव हो, सब में ये प्रिंसिपल यूजफुल है और इस प्रिंसिपल का आवश्यकता जरूरत पड़ती है। ये एक वेक्टर सिस्टम है, वेक्टर का लॉजिक है। आगे आप जब जो है 12th में जाओगे तो आपको विद्युत वाले पाठ में भी पढ़ने को मिलेगा। अंग्रेजी बता दें, आज से याद रखना, अंग्रेजी हम बताते चलते हैं क्योंकि आगे की क्लासेस में अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। सुपरपोजिशन माने अध्यारोपण, ध्यान दीजिएगा। सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव। ठीक है। और बच्चों, ये बहुत पहले एक अलग लेसन था। कुमार मित्तल वाले 2 लेसन मिला करके एक लेसन बना दिए हैं, विस्पंद, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव, विस्पंद। और आपको बताए कि जैसे जब 11th 12th इकट्ठा थी, बुक से एक थी, तो तरंग के सारे लेसन एक साथ थे। लेकिन जब 11th और 12th अलग किया गया 2012 से, तो गवर्नमेंट ने जब अलग किया 11th अलग 12th अलग, तो तरंग के कुछ लेसन 12th में चले गए, कुछ लेसन 11th में। तो जैसे तरंग प्रकृति, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये 4 लेसन 12th में हो गए, जबकि वो सब पहले जो है 11th के साथ रहते थे। और तरंग के 3 ही लेसन 12th में गए हैं, 5-6 लेसन 11th में है, ज्यादातर लेसन तरंग वाले 11th में है। ठीक है। तो तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स, ज्यादातर जो है लगता था व्यतिकरण और विस्पंद में। तो व्यतिकरण वाला लेसन 12वीं में पढ़ने को मिलेगा और विस्पंद वाला यहाँ पर है। ठीक है। तो वो लेसन उसमें चला गया 12th में। 12th में एक लेसन व्यतिकरण है, एक लेसन तरंग प्रकृति है, एक लेसन विवर्तन और एक ध्रुवण। 4 लेसन 12th में है। और 11th में आपने देखा यांत्रिक तरंग पहला पार्ट था, प्रगामी तरंग दूसरा पार्ट था, तीसरा ये विवर्तन है, फिर अप्रगामी तरंग है, डॉपलर प्रभाव है, स्वरमापी है। मतलब 6 लेसन है तरंग के, यहाँ पर 7 और वहाँ केवल 4 है। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत बताऊंगा और फिर छोटा सा टॉपिक है विस्पंद का। जबकि बेटा 12th में जाओगे तो व्यतिकरण मिलेगा। विस्पंद और व्यतिकरण एक जैसी घटनाएं होती हैं, विस्पंद ध्वनि में होता है और व्यतिकरण जो है प्रकाश में होता है। बस यही डिफरेंस है, बाकी दोनों एक ही चीजें हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। अध्यारोपण सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स। सुस्मी बेटा ध्यान से देखो, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत समझ में भी आ जाए, याद हो जाए, छोटा सा तुरंत खत्म होगा। डॉपलर प्रभाव को बहुत मस्त समझाऊंगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन एग्जाम में आना है और कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और देखो मैं कोर्स खत्म करा लिया, आप लोग साथ जरूर हो गए, सोच रहे थे कि इतना ज़्यादा कोर्स से कैसे खत्म हो पाएगा, करा दिया ना। हाँ, रोज पढ़ाते रहो तो अपने आप खत्म होता है। और फिर बेटा आज 22 सालों का अनुभव है, 22-23 साल का,
पढ़ा रहे हर साल, मालूम है कैसे कब कौन चीज़ खत्म होती है, आइडिया भी है ना। देखिए जरा, अगर कभी आप शादी विवाह या कोई पार्टी अटेंड करते हो, ऑर्केस्ट्रा में बैठते हो, बहुत ऊंची बात बता रहे, ध्यान सुनना। ऑर्केस्ट्रा जब बजता रहता है बेटा, और आप वहाँ बैठ करके ऑर्केस्ट्रा का आनंद लेने लगो, माने गीत वगैरह सुनने लगो, तो आप एक चीज मार्क करो, बोल रहे, एक चीज मार्क करो, और ये कभी आपने मार्क नहीं किया होगा कि वो जो ऑर्केस्ट्रा होता है, जहाँ गाना में बजता रहता है, संगीत सुनाई देता रहता है, वहां पर बेटा बहुत सारे म्यूजिकल सिस्टम्स होते हैं। मतलब ध्यान सुनना मेरी, मैं बहुत ऊंची बात बताने जा रहा हूँ मंडली को। ढोल होता है वहां, ढोल से भी ध्वनि निकलती होगी, और ढोल की ध्वनि एक अलग ध्वनि होती है। ढोल की, कहीं ढोल बजता हो तो आप पहचान जाओगे कि ढोल की आवाज है। क्यों? क्योंकि ढोल नामक म्यूजिकल सिस्टम से एक अलग प्रकार की ध्वनि तरंगे निकलती है, एक अलग आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती हैं जो ढोल की आवाज का पहचान कराती है। सितार भी बजता रहता है वहाँ, गिटार भी बजता रहता है, हारमोनियम भी बजता रहता है, बहुत सारे म्यूजिकल सिस्टम का हमें नाम भी नहीं आ रहा है। तो जो ऑर्केस्ट्रा होता है वहाँ बस इतने जानो कि सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला, ढोल, नगाड़ा, ताशा, बहुत सारे जो है म्यूजिकल सिस्टम्स, वाद्य यंत्र होते हैं, और जो सबके सब बजाए जाते रहते हैं, और सबकी ध्वनि अलग अलग रहती है। ढोल की आवाज अलग है, सितार की अलग है, हारमोनियम की अलग है, और गिटार, सितार सबकी अलग अलग है। लेकिन आप जब बैठे रहते हो वहां, सुनते हो, सब एक साथ बजा रहा है, ये सारे आदमी लगे होते हैं ऑर्केस्ट्रा में, सब अपना अपना उपकरण बजाते रहते हैं। लेकिन आप देखो, कभी महसूस किए हो कि आपको हर उपकरण की आवाज सभी एक साथ बजाए जाते रहते हैं, एक साथ निकलती रहती सबसे आवाज, लेकिन आपको सभी उपकरणों की आवाज अलग अलग साफ समझ में आती है। आपको साफ समझ में आता है कि बांसुरी की ध्वनि है, ये गिटार वाली आवाज है, ये ढोल वाली आवाज है ना भाई। जबकि जो है हम बोल रहे हो, मेरे बगल एक लड़का और बोल रहा है, एक लड़का और, तीन अलग अलग ध्वनि निकले, हम धीमे बोल रहे हो, तेज बोल रहा हो, वो और तेज बोल रहा हो, तीनों मिक्स होकर एक अलग प्रकार की आवाज आपको सुनाई दे, समझे ना क्या है ये, ऐसा हो जाना चाहिए था। अरे भाई वहां जो है वायुमंडल है, जहां आप बैठे हो, ढोल से ध्वनि तरंगे निकली, सितार से ध्वनि तरंगे निकली, गिटार से ध्वनि तरंगे निकली, हारमोनियम से ध्वनि तरंगे निकली, सब अलग अलग आवृत्ति में है कि नहीं? क्योंकि सबकी अलग अलग पहचान है, इसका मतलब कम ज्यादा आवृत्ति में है, और सब हवा में चल रही है, तो सबको आपस में मिक्स हो जाना चाहिए, और मिक्स होकर कौन एक स्पेशल आवाज बन जानी चाहिए। और जो हमको समझ में ना आवे कि सितारा की, गिटारा की, हारमोनियम के, फलाना या ढेमाका, ऐसा होता है? नहीं होता है। सभी ध्वनि अलग अलग समझ में आती है, साफ साफ की नहीं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? बहुत ऊंची बात है कि नहीं, कि जब ऑर्केस्ट्रा बजता रहता है तो विभिन्न प्रकार के म्यूजिकल सिस्टम या वाद्य यंत्रों से जो भी ध्वनि तरंगे प्रसारित होती हैं, सब साफ साफ एक ही माध्यम में सब चल रही है, फिर भी सब जो है साफ साफ अलग अलग हमें प्राप्त होती है। इसका मतलब शिवांशु जी साइंटिफिक भाषा में आ जाइए कि जब भिन्न भिन्न आवृत्ति की, भिन्न भिन्न आवृत्ति का अर्थ है क्या? मतलब भिन्न भिन्न उपकरण से निकले वाली आवृत्ति का ही शॉर्टकट मार देंगे ना। जब भिन्न भिन्न आवृत्ति की ध्वनि तरंगे एक ही माध्यम में संचरित होती है, तो वे एक दूसरे को प्रभावित किए बिना संचरित होती है, मिसमैच नहीं होती, डिस्टर्ब नहीं करती। ओके वाली आवाज आए, एक वाली आए, एक वाली आए, सब एक दूसरे को मिक्स नहीं करती, सब अपन आराम से अलग अलग चल लेते, व्यथित ना करते, डिस्टर्ब ना करते। अगर डिस्टर्ब करते तो ये मिक्स होके कोनो एक स्पेशल आवाज बना जो उनका अच्छा नहीं लागत, भगा देते, भगा यार मोड़ पिरवा यार, है ना। लेकिन वहां सब आवाज, बांसुरी की आवाज, ढोल की, गिटार की, सबकी ध्वनि अलग अलग समझ में आती, जबकि सब एक साथ बतला जाते हैं नहीं। जगह दोस्तों, तो जब जो है इस बात का मतलब यही आया, सुस्मी समझ में आ रहा है, किसी माध्यम में एक साथ भिन्न भिन्न आवृत्ति, भिन्न भिन्न क्या बोलता है माने अलग अलग उपकरण है ना, सब अलग अलग ध्वनि निकालता है। किसी माध्यम में भिन्न भिन्न आवृत्ति की
ध्वनि तरंगे एक साथ संचरित होती है तो वे एक दूसरे को बिना प्रभावित किए संचरित होती है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती। और परिणामी तरंग का विस्थापन समस्त अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब एक तरंग संचरित हो रही है ऐसे ऐसे ऐसे, इसका विस्थापन y1 है, कितना है y1। दूसरी तरंग ऐसे ऐसे संचरित हो रही है, इसका विस्थापन y2। दोनों एक ही दिशा में है कि नहीं, तो इनका परिणामी विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा, जुड़ रही है लेकिन वेक्टर मेथड से जुड़ेगी। और अगर जैसे एक तरंग संचरित हो रही है, इसका विस्थापन y1 है, और कहीं कहीं उल्टा संचरित हो रही हो, इसका विस्थापन y2 हो, तो परिणामी विस्थापन y1 माइनस y2। कहने का मतलब कि अगर एक साथ कई तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती है तो पहली बात एक दूसरे को बिना परेशान किए, बिना प्रभावित किए संचरित होती है, पहली बात ये हुई। और दूसरी बात क्या हुआ उसमें कि परिणामी तरंग का विस्थापन समस्त तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अगर एक माध्यम में दो तरंगे संचरित हो, एक का विस्थापन y1 हो, एक का y2 हो, दोनों एक ही दिशा में संचरित होंगे तो परिणामी विस्थापन y1 प्लस y2। विपरीत दिशा में चलेंगे तो परिणामी विस्थापन y1 माइनस y2। लंबवत दिशा में चलेंगे तो y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर काट, माने वेक्टर माइनर से जुड़ेगी। और इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। माने दो पदों में है ये अध्यारोपण का सिद्धांत में कई बात बताई जाती है। पहला पूछो हमसे, एक साथ एक ही माध्यम में भिन्न भिन्न आवृत्ति की ध्वनि तरंगे बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए संचरित हो सकती हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि जब एक साथ कई अलग अलग आवृत्ति की ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो परिणामी तरंग का विस्थापन समस्त तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। याद हो गया बेटा? फिर से बताएं कि किसी माध्यम में भिन्न भिन्न आवृत्ति की ध्वनि तरंगे एक दूसरे को बिना प्रभावित किए संचरित होती हैं और परिणामी तरंग का विस्थापन सभी तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यदि एक साथ दो तरंगे y1 y2 विस्थापन में संचरित हो, परिणामी तरंग का विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2। समझ में आ गया बेटा? यही क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब बेटा यहाँ मैं एक जो है घटना बताने जा रहा हूं विस्पंद, और आप 12वीं में जाओगे तो इसी की जो है बड़ी बहन का नाम सुनोगे, व्यतिकरण। क्या सुनोगे बेटा? विस्पंद। विस्पंद का सही सही मतलब होता है संस्वरित करना, माने बीट्स। जैसे जो है हाँ बजाते हैं, वो क्या बोलते हैं, भूकू टाइप का होता है, सहनाई नहीं, सहनाई समझ लो। जो बैंड वैंड वाले लिए रहते ढेर सारा बजाते थे, पुराना वाला अंग्रेजी बाजा ना, भोपू जैसा होता है, अंग्रेजी बाजा ही है। तो अब नहीं दिखता, पहले कई सारे लोग रहते थे, अलग अलग निकालते थे। जब बारात निकालना होता था तो सब जो है कम ज्यादा अपनी आवृत्ति करके सेट करते थे कि आवाज बढ़िया निकले, एक दूसरे सेट करते थे। तो संस्वरित करना वही है विस्पंद। तो विस्पंद क्या है समझो जरा। जब किसी माध्यम में, मेरी बात सुन रहे हो ना, इसी की बड़ी बहन व्यतिकरण इंटर में मिलेगी, लेकिन वहां प्रकाश में, यहाँ ध्वनि में है। जब किसी माध्यम में भिन्न भिन्न आवृत्ति की ध्वनि तरंगे एक साथ संचरित होती है, भिन्न भिन्न आवृत्ति मतलब एक कम है ज्यादा, तो परिणामी तरंग की तीव्रता में उतार चढ़ाव प्राप्त होता है। माने कुछ जगह तीव्रता ज्यादा मिलती है, तेज आवाज आती है, तो कुछ जगह तीव्रता घट, फिर बढ़, फिर घट, फिर बढ़, फिर घट, लगातार उतार चढ़ाव मिलता है। नहीं समझे? जैसे इधर देखो, एक तरंग की तीव्रता बहुत ज्यादा है, ज्यादा तीव्रता वाली तरंग है, और एक तरंग की तीव्रता कम है। दोनों एक साथ किसी माध्यम में निकले, दोनों मिक्स होकर के निकले, तो जब मिक्स होकर निकले तो परिणामी तरंग की तीव्रता में लगातार उतार चढ़ाव
उतार चढ़ाव, मतलब तीव्रता अधिकतम फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम फिर न्यूनतम, ऐसे भी। तो इसी घटना को विस्पंद कहते हैं। ठीक है, एक लाइन की परिभाषा याद कर लोगे? पूछो उनसे एक बार फिर से। भिन्न भिन्न आवृत्ति की ध्वनि तरंगे एक साथ किसी माध्यम में जब संचरित होती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप, माने अध्यारोपण के कारण परिणामी तरंग की तीव्रता में लगातार उतार चढ़ाव प्राप्त होता है। यही घटना विस्पंद कहलाती है। वैसे समझो कि एक तरंग ये जा रही है, एक तरंग ये, दोनों जब एक साथ होके गुजरती हैं तो जो परिणामी तरंग बनती है उसकी तीव्रता बढ़ती है फिर घटती है, बढ़ती है फिर घटती है। इसी को हमने क्या शब्द बोल दिया? लगातार उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव, ज्यादा कम ज्यादा कम, लगातार होता है, एक बार ज्यादा एक बार कम, एक बार ज्यादा एक बार कम। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो एक बार फिर से बोल दें, एक साथ भिन्न भिन्न आवृत्ति की ध्वनि तरंगे जब किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप परिणामी तरंग की तीव्रता में लगातार उतार चढ़ाव प्राप्त होता है। यही घटना क्या कहलाती है? विस्पंद। अच्छा, उतार चढ़ाव क्यों होता है? इधर देखो, जैसे दो तरंग है, एक तरंग ज्यादा विस्थापन है और एक तरंग कम, तो जिस जगह दोनों एक ही दिशा में जा रही होगी, माने समान कला में होगी, तो उनका विस्थापन अध्यारोपण सिद्धांत से जुड़ जाएगा। अभी हमने बताया था कि जब तरंगे एक ही दिशा में चलेंगी तो परिणामी विस्थापन उनके जोड़ के बराबर होगा, और जब विपरीत दिशा में होगी तो घटेगा। तो जब दो तरंगे चल रही हो, जिन बिंदुओं पर वो एक ही दिशा में जा रही होगी, वहां पर अध्यारोपण के पश्चात परिणामी विस्थापन उनके विस्थापनों के योग के बराबर होगा, माने विस्थापन ज्यादा हो जाएगा तो तीव्रता वहां बढ़ी हुई मिलेगी। और जिन बिंदुओं पर उनके संचरण अलग अलग दिशा में, विपरीत, एक ऊपर जा रहे हो तो कहीं नीचे आ रही हो, उन बिंदुओं पर परिणामी विस्थापन क्या होगा? उनके विस्थापनों के अंतर के बराबर घट जाएगा, y1 - y2। और जब विस्थापन कम आएगा, घटने पर कम आएगा ना, तो तीव्रता भी यहाँ कम प्राप्त होगी कि नहीं? तो इसी कारण विस्पंद होता है। ध्यान से सुन लो, हमको क्या, क्योंकि चैप्टर में खत्म हो गया, फिर से सुन लो एक बार फिर से। सुस्मित कहने पर पहले जो है निकल वाए हम अध्यारोपण का सिद्धांत, सभी साथी ध्यान देना। किसी माध्यम में एक साथ भिन्न भिन्न आवृत्ति की ध्वनि तरंगे बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए संचरित हो सकती है, और परिणामी तरंग का विस्थापन उन सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के। यदि दो तरंगे एक साथ किसी माध्यम में y1 और y2 विस्थापन वाली संचरित हो तो परिणामी तरंग का विस्थापन y बराबर y1 + y2। यही तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। समझ में आ गया? फिर जब एक साथ भिन्न भिन्न आवृत्ति और तीव्रता की ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप परिणामी तरंग की तीव्रता में लगातार उतार चढ़ाव प्राप्त होने की घटना विस्पंद कहलाती है। विस्पंद के कारण जिन बिंदुओं पर दोनों तरंगों का संचरण एक ही दिशा में या समान कला में होता है, वहां पर विस्थापन उनके जो है विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होने से विस्थापन बढ़ा हुआ प्राप्त होता है, माने वहां तीव्रता बढ़ी हुई मिलती है। और जिन बिंदुओं पर तरंगों का संचरण विपरीत कला में हो तो वहां पर विस्थापन घटा हुआ प्राप्त होता है, अर्थात वहां पर जो है तरंगों की तीव्रता घटी हुई प्राप्त होती है। बात समझ में? तो विस्पंद का ये कारण है। और बच्चों, उसके बाद विस्पंद आवृत्ति और विस्पंद का कारण निकाला जाता है। तो मतलब विस्पंद आवृत्ति कैसे निकलती है, सभी लोग ध्यान देंगे। शिवांशु नामक पांडे यहाँ बोर्ड पर विस्पंद कैसे निकाला जाता है, विस्पंद की आवृत्ति। अगर बेटा जैसे मान ले कि किसी माध्यम में ए आयाम वाली, कितना आयाम वाली? ए आयाम वाली दो तरंगे जिनकी आवृत्तियां लगभग n1 और n2 है, संचरित हो रही है, तो एक तरंग के विस्थापन का समीकरण y1 बराबर a sin ओमेगा टी माने 2 पाई n1t, चूंकि ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है। ठीक है ना?
कोई दिक्कत। दूसरी तरंग के विस्थापन का समीकरण a sin 2 पाई n2t, चूंकि यहाँ सूत्र होता है a sin ओमेगा t, ओमेगा की जगह 2 पाई n1 और उसकी जगह 2 पाई n2 लिख दी है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है y बराबर क्या, y1 प्लस y2। अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है कि नहीं? अगली लाइन से y बराबर a sin 2 पाई n1t प्लस a sin 2 पाई n2t। कोई दिक्कत? क्या कॉमन है? a sin 2 पाई n1t प्लस sin 2 पाई n2t। प्यारे बच्चों, जैसे कि जो है कक्षा 10 में पढ़े हो, sin c प्लस sin d जैसा अगर कोई सूत्र है तो इसे हम लोग, अगर sin c प्लस sin d जैसा कोई सूत्र है तो इसे हम लोग लिखते हैं, ध्यान से देखिए, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d। ये कक्षा 10 का सूत्र है त्रिकोणमिति का कि नहीं है ना? तो यहाँ y बराबर a sin, इसको पूरे को c और इसके पूरे को sin c धन sin d, तो 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 2 पाई n1t प्लस 2 पाई n2t बता इंटू cos 2 पाई n1t 2 पाई n2t। तो y बराबर 2a sin, 2 कॉमन लेके काट दे, पाई और t कॉमन आएगा n1 प्लस n2। नहीं मानोगे? और यहाँ cos 2 पाई t n1 माइनस। अब बेटा इसको और इसको हटाना चाहे अगर हम, मान ले 2a cos पाई n1 माइनस n2t बराबर a। क्यों ऐसा मान ले? क्योंकि ये तब हो जाएगा y बराबर a sin पाई n1 प्लस n2t। ये जो है परिणामी तरंग समीकरण जैसा हो जाएगा कि नहीं? भाई दो तरंगे जब एक साथ माध्यम में संचरित हो रही है तो एक तरंग बन रही है तो उसका समीकरण ऐसे ही तो होना चाहिए। यहाँ पर एक क्या है? आयाम। और आयाम हमने किसको माना है देख के बताओ। आयाम हमने बेटा 2a cos पाई n1 माइनस n2t इसे ही माना है कि नहीं? और आप जान रहे हो कि हमारी घटना क्या है? विस्पंद, माने परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर बढ़ रही है, कुछ बिंदुओं पर घट रही है। बढ़ेगी कहाँ? जहां आयाम ज्यादा होगा वहां बढ़ेगी, जहां आयाम कम होगा वहां क्या होगी? घटेगी। ठीक है ना? और यहाँ इस आयाम a का मान मैक्सिमम और मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम, ज्यादा और कम, आयाम का मान कास पर डिपेंड करता है मैक्सिमम और मिनिमम मान। और आप जानते हो कास का मैक्सिमम मान +1 और मिनिमम मान क्या होता है? तो माने आयाम ±1 से डिपेंड होगा। अब अधिकतम आयाम के लिए क्या बोला है बेटा? ए मैक्सिमम हेतु ये जो कास पाई n1 माइनस n2t इसका अधिकतम मान क्या है? +1, ज्यादा मान। भाई हमको विस्पंद में तीव्रता कुछ बिंदुओं पर बढ़नी है और कुछ बिंदुओं पर, अभी यही तो समझाए बेटा कि जब एक साथ किसी माध्यम में दो तरंगे गुजरती हैं तो उनके अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तरंग में लगातार तीव्रता में उतार चढ़ाव प्राप्त होने की घटना विस्पंद कहलाती है। तो तीव्रता कुछ बिंदुओं पर बढ़ती है, कुछ बिंदुओं पर घटती है। जिन बिंदुओं पर तरंगे एक समान कला में होती हैं वहां विस्थापन उनके अलग अलग विस्थापनों के जोड़ के बराबर होता है, माने विस्थापन ज्यादा आता है तो तीव्रता बढ़ती हुई मिलती है।
जहां तरंगे विपरीत कला में होती है जिन बिंदुओं पर, वहां पर जो है विस्थापन उनके अंतर के बराबर होता है और इसलिए वहां पर जो है विस्थापन कम मिलता है, तीव्रता घटी हुई प्राप्त होती है। तो अब यहाँ जो है विस्पंद के लिए हमने सूत्र निकाल लिया दोनों तरंगों के संचरण के दौरान, ये सब समझ रहे हो आप लोग। और यहाँ पर यह भी बताया कि आयाम इतना है और अगर तीव्रता ज्यादा है तो आयाम ज्यादा होना चाहिए, तीव्रता कम है तो आयाम कम होना चाहिए। तो ये अधिकतम तीव्रता के लिए कास का मान +1 होना चाहिए। और हम जानते हैं बेटा कि कास पाई n1 माइनस n2t +1 की वैल्यू कास के पाई होती है, जहां के बराबर 0 1 0 2 4 6 ऐसे रख देंगे, क्योंकि कास 0 का मान 0, कास 2 पाई का मान 0 और कास 4 पाई का मान 0, कास 6 पाई का मान 0, ऐसे हमको रखना पड़ेगा ना। तो हम जो है कास पाई की वैल्यू 1 आ जाएगी कि नहीं। तो यहाँ कास और कास हट गया, पाई n1 माइनस n2t बराबर k पाई, पाई से पाई t बराबर क्या आ गया, k अपान इधर क्लियर। और k का मान क्या क्या बताए हम, 0 2 रख देंगे क्या आ जाएगा, 4 रख देंगे, 6 रख देंगे, ऐसे आता जाएगा। इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो तो 2 लगातार उतार या चढ़ाव का अंतर आ जाएगा, तो हमारी भाई विस्पंद आवृत्ति हो जाएगी। ये किसके लिए आया बेटा, ए मैक्सिमम के लिए। ऐसे ही ए मिनिमम निकालेंगे, माने ए मिनिमम के लिए कास पाई n1 माइनस n2t का मान 0 हो जाए। 0 का मतलब जो है क्या हो जाए, कास k + 1 पाई बाई 2 हो जाए क्या, k पाई बाई 2 लिखा है, k + 1 पाई बाई 2, k पाई k पाई बाई 2, ठीक है ना, दोनों लिख सकते हो। तो k पाई बाई 2 लिख सकते हो, अगर k का मान 1 2 3 4 रख देना है, k का मान क्या रख देना है, तो यहाँ t बराबर आ जाएगा जब k बटा n1 माइनस n2 ऐसे आएगा। तो 1 रखोगे तो 1 बटा 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, विस्पंद के लिए आवृत्ति आ जाएगी। समझ आया बेटा। एक